प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा और मेघालय का दौरा करेंगे। इस दौरान यहां पीएम 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया कि इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे और शिलांग में इसकी बैठक में शिरकत करेंगे। अगरतला में मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए सेना पर दिए गए राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, हमने कभी भी विपक्ष के किसी नेता की मंशा पर सवाल नहीं खड़ा किया है। हमने नीतियों को लेकर बहस की है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर राजनीति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। भारतीय सेना को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी का चरित्र जयचंद की तरह बताया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है। गौरव भाटिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने दुश्मन देशों से समझौता किया हुआ है कि जब जब भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखाएगी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल तोड़ने का काम करेंगे। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से सवाल किया गया कि पीएम मोदी इस विषय पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे और देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे। जयराम रमेश ने कहा कि आपने चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ 18 बार मुलाकात की है और हाल ही में शी जिनपिंग से बाली में हाथ भी मिलाया। चीन ने तवांग सेक्टर में हाल ही में अतिक्रमण की शुरुआत की और सीमा पर हालात को एक तरफा ढंग से बदल दिया है। आप देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सबसे विध्वंसक युद्धपोत में से एक INS मार्मुगाओ नौसेना को समर्पित करने वाले हैं। ये युद्धपोत ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे मिसाइलों से लैस है। दुश्मन का राडार आसानी से मार्मुगाओ को लोकेट नहीं कर पाएगा। हिंद महासागर में INS मार्मुगाओ चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। इस युद्धपोत पर एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है। हवा में ये 70 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है, तो वह समंदर और जमीन पर 300 किलोमीटर दूर के टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। ये युद्धपोत न्यूक्लियर वॉर, बायोलॉजिकल और केमिकल युद्ध को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। INS मार्मुगाओ स्वदेशी युद्धपोत है जिसे भारत में तैयार किया गया है। इसका नाम गोवा के एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। मुंबई में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर दिए गए बयान के विरोध में मार्च निकाला। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के स्वाभिमान का हम अपमान नहीं सहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की जरूरत है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए हम सब एक हैं। महाराष्ट्र का अपमान करने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तेजस्वी यादव की अगुवाई में 2025 का चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार के बयान पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बयान से साफ है कि नीतीश ने ये स्वीकार कर लिया है कि जेडीयू और उनके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर है। नीतीश जी को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव की काबिलियत दिख सके। तेजस्वी के पास भी 3 साल काम करने का अवसर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। बिल्किस बानो ने 2002 में उनके साथ गैंगरेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी थी। इस साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपने 1992 के जेल नियमों के तहत 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने एक याचिका पर आदेश दिया था कि गुजरात सरकार 1992 की रिहाई की नीति के तहत बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर विचार कर सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला की जमानत याचिका पर अब 22 दिसंबर को सुनवाई होगी। शनिवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में आफताब पूनावाला की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब आफताब कोर्ट में पेश हुआ तो उसने वकील से मिलने के लिए कहा। सोमवार को वकील की आफताब से मुलाकात होगी। उसके बाद आफताब बताएगा कि जमानत याचिका लगाना चाहता है या नहीं। आफताब की जमानत याचिका अविनाश नाम के वकील ने लगाई थी। जयपुर में दिल्ली श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है। एक शख्स ने अपनी सगी ताई की सिर फोड़कर हत्या कर दी। इसके बाद कटर मशीन से शव के 10 टुकड़े किए और फिर शव के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने महिला के शव के कुछ टुकड़े बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव के बाकी टुकड़ों की तलाश जारी है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को गाजीपुर जिले की पुलिस ने लखनऊ के डालीबाग इलाके में स्थित मुख्तार अंसारी की मां और उनकी बहन के नाम पर दर्ज 8 करोड़ के प्लॉट को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया। इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को लखनऊ डालीबाग में स्थित मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर दर्ज कोठी को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क किया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश के अमल पर 10 दिन की रोक लगाते हुए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का मौका दिया था। चंडीगढ़ में एक लड़के और लड़की की लाश पेड़ से लटके हुए मिली। पुलिस ने मौके से दोनों की लाशों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। पुलिस दोनों मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। मृतक और मृतिका दोनों की ही उम्र कम है। पुलिस अभी ये पता लगाने में लगी है कि ये मामला आत्महत्या का है या हत्या करके दोनों को ऊपर लटकाया गया है। ये दोनों शव बोटानिकल गार्डन के सामने वाले जंगल क्षेत्र में पेड़ से लटकते हुए मिले। ये मामला प्रेम प्रसंग और ऑनर किलिंग का लग रहा है। उन्नाव में एक 16 साल की नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई। घर से दुकान की तरफ जा रही लड़की को 2 लड़कों ने अगवा करके जंगल में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। गैंगरेप का मामला जब सामने आया तो पीड़िता की मां शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। महाराष्ट्र के अकोला में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों लड़कियां सहेली हैं, जिसमें से एक लड़की आरोपियों को पहचानती थी। लड़का उसे झांसा देकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं दूसरी लड़की को कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया गया, जिसे पीने के बाद वो बेहोशी की हालत में पहुंची और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लुधियाना में एक सौतेले पिता ने अपने 20 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद बेटे के शव के हाथ पैर बांधकर प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से प्लास्टर कर दिया गया ताकि किसी को शक न हो। मृतक की मां ने पुलिस को शिकायत कर बताया कि उसके पहले पति की मौत के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी।
पहले पति से उसका एक बेटा था जो उसके साथ ही रहता था और उसके सौतेले पिता से उसका रोज झगड़ा होता था। इसी के चलते उसके पति ने इस घटना को अंजाम दिया।